नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टाइम्स ऑन भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे देश दुनिया की हर बड़ी खबर के साथ। दिवाली से पहले लोगों को महंगाई का एक और झटका लगा है। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई शहरों में आज से सीएनजी के दाम बढ़ा दिए गए। दिल्ली में सीएनजी के दामों में ₹2.28 प्रति किलो का इजाफा किया गया। यानी आज से दिल्ली में 1 किलो सीएनजी के दाम ₹49.76 हो गए हैं। इसके अलावा घरों में इस्तेमाल होने वाली पीएनजी भी महंगी हो गई है। आईजीएल ने पीएनजी के दामों में ₹2.10 का इजाफा किया है। दिल्ली में पीएनजी की कीमत ₹35.11 प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर होगी। आज सुबह 6 बजे से बढ़ी हुई कीमतें लागू हो चुकी हैं। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी। दिल्ली एनसीआर में पिछले 12 दिनों में दूसरी बार सीएनजी के दामों में इजाफा किया गया है। इससे पहले 2 अक्टूबर को भी सीएनजी के दाम में बढ़ोतरी की गई थी। तब दिल्ली में सीएनजी के दाम ₹2.28 प्रति किलो और नोएडा गाजियाबाद में ₹2.55 प्रति किलो बढ़ाए गए थे। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर है। भारत की इकोनॉमी इस साल 9.5% के विकास दर से बढ़ेगी। अगले साल यानी 2022 में 8.5% की रफ्तार से बढ़ेगी। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ओर से जारी ताजा आंकड़ों में इस बात का अनुमान जताया गया है, जबकि अमेरिका में दर 5.2% तक ही हो सकती है। खास बात यह है कि भारत को छोड़कर किसी भी अन्य देश में ये वृद्धि दर 6% से ऊपर नहीं जाने का अनुमान जताया गया है। भारत के बाद स्पेन में अच्छी आर्थिक स्थिति का अनुमान जताया गया है। वहीं तीसरे नंबर पर चीन है। सरकार की ओर से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में औद्योगिक उत्पादन लगातार बढ़ा है और अगस्त 2021 के दौरान इसमें 11.9% की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा कच्चा तेल, कोल और स्टील समेत 8 बुनियादी क्षेत्र के उद्योगों के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। पीएम मोदी आज पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत करेंगे। ये मास्टर प्लान रेल और सड़क सहित 16 मंत्रालयों को जोड़ने वाला एक मंच है, जिसके करीब 100 लाख करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास को गति देगा। पीएम गति शक्ति प्लान विभागों के अलग थलग रहकर काम करने की आदत को खत्म करेगा। सभी विभाग अब एक केंद्रीय पोर्टल के जरिए एक दूसरे की परियोजनाओं पर गहरी नजर रख सकेंगे। पीएम गति शक्ति से नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, साथ ही लॉजिस्टिक लागत भी घटेगी। भारत में संरचना या बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के निर्माण में पिछले कई दशकों से अनगिनत समस्याएं आड़े आती रही हैं। मसलन कोई सड़क बन जाने के बाद एजेंसियां भूमिगत केबल, गैस पाइपलाइन इत्यादि बिछाने जैसी गतिविधियों के लिए निर्मित सड़क को फिर से खोद देती हैं। इससे न केवल लोगों को भारी असुविधा होती थी, बल्कि एक फिजूल खर्ची भी होती थी। इस समस्या के समाधान के लिए आपस में समन्वय बढ़ाने के ठोस प्रयास किए गए हैं, ताकि सभी केबल, पाइपलाइन इत्यादि एक साथ बिछाई जा सकें। लखीमपुर हिंसा मामले में कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमले कर रही है। कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल राहुल गांधी के नेतृत्व में आज राष्ट्रपति से मुलाकात करेगा। 7 सदस्यों वाले इस प्रतिनिधिमंडल में राहुल गांधी के साथ राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ नेता AK एंटनी, गुलाम नबी आजाद और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी होंगी। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति के साथ कांग्रेस प्रतिनिधियों की मुलाकात सुबह 11:30 बजे हो सकती है। हालांकि 5 नेताओं को ही राष्ट्रपति से मिलने की परमिशन दी गई है। हाल ही में कांग्रेस ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर मिलने का समय मांगा था। कांग्रेस लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र को बर्खास्त करने की मांग कर रही है। अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपित है और वो फिलहाल पुलिस रिमांड पर है। लखीमपुर के तिकोरिया में 3 अक्टूबर को ही हिंसा में किसानों समेत कुल 8 लोगों की मौत हो गई थी। ड्रग्स केस में फंसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर आज मुंबई के NTPS कोर्ट में सुनवाई होगी। एनसीबी ने साफ कर दिया है कि वो सुनवाई के दौरान आर्यन खान की जमानत याचिका का विरोध करेगी। जमानत के लिए आर्यन के वकील ने अलग से याचिका दायर की है, जिस पर आज तकरीबन 2:45 पर सुनवाई हो सकती है। आर्यन खान अभी न्यायिक हिरासत में मुंबई के आर्थर रोड जेल में है। बताया जा रहा है कि आर्यन की जमानत याचिका इस आधार पर दी गई है कि उनके पास से ड्रग्स बरामद नहीं हुई है, जिसके आधार पर उन्हें जेल में नहीं रखा जा सकता। इससे पहले निचली अदालत ने 11 अक्टूबर को आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। 8 अक्टूबर को भी कोर्ट ने आर्यन खान समेत दूसरे आरोपित अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीजा की जमानत याचिका खारिज कर चुकी है। और अब वक्त है राज्य की खबरों का। जरा देखिए 1 मिनट में अपने राज्य की खबरें। कांग्रेस आलाकमान ने नवजोत सिंह सिद्धू को दिल्ली तलब किया है। दिल्ली पहुंचने के बाद सिद्धू पंजाब कांग्रेस इंचार्ज हरीश रावत और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव KC वेणुगोपाल से मुलाकात करेंगे। ये मीटिंग कल शाम 6 बजे होगी। बताया जा रहा है कि ये बैठक पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन विस्तार को लेकर होगी, जिसकी जानकारी पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने ट्वीट के जरिए दी। अंदरूनी कला को दरकिनार करते हुए पार्टी अब पंजाब में होने वाले चुनाव पर फोकस कर रही है और इसे लेकर अब सिद्धू को साफ तौर पर हिदायत दी जा सकती है। वहीं अब तक संगठन विस्तार न करने पर सिद्धू से जवाब तलब भी हो सकता है।
माना जा रहा है कि सिद्धू का बीते दिनों पंजाब के अध्यक्ष पद से दिया गया इस्तीफा अभी तक हाईकमान के पास ही है, जिसे अब तक स्वीकार नहीं किया गया है। पिछले साल जनवरी में कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब में सभी इकाइयों को भंग कर दिया था। हालांकि इसके बाद सिद्धू ने इस साल जुलाई में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभाला, जिसके बाद से ही वहां पार्टी में घमासान मचा हुआ है। यहां तक कि इस खींचतान में अमरिंदर सिंह को अपनी सीएम की कुर्सी तक गंवानी पड़ी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कल शाम गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। नवरात्र के 7वें यानी सप्तमी के दिन उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में मां कालरात्रि की पूजा की और सभी के कल्याण के लिए प्रार्थना की। गौरक्षपीठ के जो भी पीठाधीश्वर रहे हैं वो 9 दिनों तक वहां शक्ति की आराधना करते हैं। योगी आदित्यनाथ भी उसी परंपरा को निभा रहे हैं। नवरात्रि के मौके पर गोरखनाथ मंदिर में भी कलश स्थापना की गई है। सीएम योगी भी नवरात्र का व्रत किए हुए हैं और वो रोज सुबह शाम शक्तिपीठ के पास दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। दिल्ली में छठ पूजा मनाने पर लगी रोक के खिलाफ सियासत गर्माती जा रही है। अब दिल्ली सरकार ने इस मामले में केंद्र के पाले में गेंद डाल दी है। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा और छठ पर्व को मनाने के लिए इजाजत देने की मांग की है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को पत्र भेजकर पर्व को मनाने की अनुमति और इसके संबंध में दिशा निर्देश जारी करने की मांग की है। मनीष सिसोदिया ने अपने पत्र में लिखा है कि छठ उत्तर भारतीयों के लिए एक प्रमुख त्योहार है। पिछले साल कोरोना महामारी के खतरे को देखते हुए भारत सरकार के निर्देशों के तहत ही पूरे देश में छठ पर्व मनाने से संबंधित फैसले लिए गए थे। आपको बता दें कि कोरोना को देखते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जारी आदेश में राजधानी में सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा मनाने को रोक लगाई गई है। इस मामले पर बीजेपी दिल्ली सरकार पर हमलावर है और इसी कड़ी में एक दिन पहले दिल्ली बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सीएम केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन किया था, जिसमें बीजेपी सांसद मनोज तिवारी घायल भी हुए थे। बीजेपी ने अगले 24 घंटे में छठ पर्व मनाने पर लगी रोक के फैसले को वापस लेने की मांग की है। अपने विवादित बयानों से हमेशा चर्चाओं में रहने वाली जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती एक बार फिर अपने एक बयान को लेकर विवादों में हैं। इस बार मुफ्ती ने आरोप लगाया कि सरकार बिना सबूतों के घाटी के लोगों को गिरफ्तार कर रही है। उन्होंने सरकार को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर इसी तरह से गिरफ्तारी जारी रही तो इसके नतीजे खतरनाक होंगे और कश्मीर में हालात ऐसे बिगड़ेंगे कि संभले नहीं जाएंगे। तो मैं इनको बताना चाहती हूं कि इसके नताइज बहुत ज्यादा खतरनाक होंगे और शायद उसका जो खमियाजा है हम सबको भुगतना पड़ेगा। सोमवार को भी मुफ्ती ने एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारे मुल्क की गोली से मरे वो ठीक है और अगर मिलिटेंट की गोली से मरे वो गलत। महबूबा ने कहा कि उनके लिए दोनों ही बराबर हैं। अगर हमारे मुल्क की गोली से कोई मरे वो ठीक है और मिलिटेंट की गोली से मरे वो गलत है। दोनों गलतियां बराबर है मेरी नजर में। राजस्थान में गहलोत राज में खाद की कालाबाजारी हो रही है। आरोप है कि खाद को पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में भेजा जा रहा है, जिसका कुछ किसानों ने वीडियो बनाकर शिकायत राज्य के कृषि विभाग से की। मामला सामने आने के बाद विभाग ने पूरे मामले की जांच की और 3 डीलरों के लाइसेंस को 7 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। आरोप है कि जिन डीलरों पर कार्रवाई की गई वो राजस्थान से मध्य प्रदेश में खाद की कालाबाजारी कर रहे थे। आरोप है कि एक डीलर ने तो 1170 कट्टा खाद रातों रात खपा दी। उसने 30 से 40% खाद मध्य प्रदेश के किसानों को बेच दी। जो वीडियो किसानों ने बनाया उसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से रात के अंधेरे में एक राज्य से दूसरे राज्य में चोरी से खाद की बोरियों को ट्रॉलियों में लादकर ले जाया जाता था। ऐसे में इस कालाबाजारी का भंडाफोड़ करने के लिए किसानों ने मध्य प्रदेश सप्लाई हो रही खाद का वीडियो बनाए ताकि गहलोत सरकार को जगाया जा सके, सबूत दिखाए जा सके। और अब देखिए आपके काम की खबर। दिल्ली एनसीआर वालों को आज से सीएनजी के ज्यादा दाम चुकाने होंगे क्योंकि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने दिल्ली समेत कई शहरों में सीएनजी के दाम बढ़ाने का फैसला किया है, जिसके तहत आज से दिल्ली में सीएनजी का रेट 49.76 प्रति किलो हो गया है। अक्टूबर महीने में दूसरी बार सीएनजी के दामों में इजाफा हुआ है। वहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में 56 रुपए 2 पैसे और गुरुग्राम में 58 रुपए 20 पैसे प्रति किलोग्राम सीएनजी मिलेगी। मुजफ्फरनगर में सीएनजी के दाम 63 रुपए 28 पैसे प्रति किलो है, जबकि शामली, बेरठ में सीएनजी के दाम 63 रुपए 28 पैसे प्रति किलो है। इसी के साथ पीएनजी के दाम में भी बढ़ोतरी हुई है। घरेलू एयरलाइन में सफर करने वालों के लिए अच्छी और काम की खबर है।
दरअसल अब 18 अक्टूबर से 100% यात्री विमान में यात्रा कर सकेंगे। सरकार ने इसके लिए इजाजत दे दी है। अभी तक ये सीमा 85% थी। सरकार के इस फैसले से त्योहारी सीजन में कस्टमर्स को आसानी से टिकट मिल जाएंगे। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के मुताबिक घरेलू विमान यात्राओं पर मई 2020 से कैप लगा हुआ है। पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए अच्छी खबर। दरअसल पीएफ खाता धारकों के बैंक खातों में जल्द ही ब्याज की रकम ट्रांसफर होने वाली है। सूत्र के मुताबिक ईपीएफओ जल्द ही अपने 6 करोड़ से अधिक ग्राहकों के खातों में 2020-21 के लिए ब्याज ट्रांसफर करने की घोषणा कर सकता है। गौरतलब है कि सरकार पहले ही वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पीएफ पर 8.5% ब्याज ट्रांसफर करने के प्रस्ताव पर हरी झंडी दिखा चुकी है। श्रम मंत्रालय ने भी इस फैसले पर अपनी सहमति दे दी है। अब ईपीएफओ जल्द ही सब्सक्राइबर्स के खातों में 8.5% ब्याज की रकम जमा करेगा। पश्चिम मध्य रेलवे ने कोटा, भोपाल सहित कई डिवीजन और वर्कशॉप में आईटीआई पास के लिए अप्रेंटिस पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है। 2226 पदों पर आवेदन की आखिरी तारीख 10 नवंबर रखी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इसके लिए 10वीं पास होने के साथ संबंधित ट्रेड में आईटीआई होना चाहिए। पश्चिम मध्य रेलवे में अप्रेंटिस भर्ती के लिए न्यूनतम उम्र 15 और अधिकतम 24 साल रखी गई है। अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी। अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए योग्य अभ्यर्थियों का चयन मेरिट के आधार पर होगा। और चलिए इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें। लखीमपुर हिंसा मामले में कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमला कर रही है। कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल राहुल गांधी के नेतृत्व में आज राष्ट्रपति से मुलाकात भी करेगा। 7 सदस्य वाले इस प्रतिनिधि मंडल में राहुल गांधी के साथ साथ राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ नेता AK एंटनी, गुलाम नबी आजाद और लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद होंगी। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति के साथ कांग्रेस प्रतिनिधियों से मुलाकात सुबह 11:30 बजे हो सकती है और कांग्रेस लखीमपुर की घटना को लेकर के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग कर रही है कांग्रेस पार्टी। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत पर याचिका पर आज मुंबई की एनडीपीएस कोर्ट में सुनवाई होगी। एनसीबी ने साफ कर दिया है कि वो सुनवाई के दौरान आर्यन खान की जमानत याचिका का विरोध एक बार फिर से करेगी। जमानत के लिए आर्यन के वकील ने अलग से याचिका भी दायर की है, जिस पर आज तकरीबन 2:45 पर सुनवाई भी हो सकती है। आर्यन खान अभी न्यायिक हिरासत में है, मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में है। निचली अदालत ने आर्यन खान की जमानत याचिका पिछली सुनवाई में खारिज कर दी थी। और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाने की नई साजिश रची है। जी हां, खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आईएसआई आने वाले त्योहारों में कश्मीर में हिंदू मंदिर और भीड़भाड़ वाले इलाकों को निशाना बनाने की साजिश रच रहा है। आईएसआई ने यूपी बिहार में अपने स्लीपर सेल को ऐसे अपराधियों की पहचान करने को कहा जो पैसे लेकर जम्मू कश्मीर में हत्याओं को अंजाम दे सके। खुफिया जानकारी मिली है कि आतंकी ऐसे हिंदू कारोबारियों को निशाना बना सकते हैं जो शोपियां में सेबों की खरीद के लिए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो आईएसआई दूसरे राज्य से कश्मीर में रोजी रोटी कमाने आए स्ट्रीट हॉकर्स को भी निशाना बनाने की साजिश रच रहे हैं। और राजस्थान के जोधपुर से बड़ी खबर मिल रही है। जोधपुर में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जोधपुर में राजस्थान इंटेलिजेंस ने इस संदिग्ध को पकड़ा है और जोधपुर आर्मी कैंट में MES मिलिट्री इंजीनियर सर्विस के कर्मचारी के पद पर काम कर रहा था ये शख्स। और जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार शख्स हनी ट्रैप का शिकार हुआ था। अभी तक की पूछताछ में ये पता चला है कि उसने व्हाट्सएप के जरिए आर्मी एरिया की गोपनीय तस्वीर और जानकारी दुश्मनों को भेजी थी। और इससे पहले कल दिल्ली में स्पेशल सेल ने एक पाकिस्तानी आतंकी मोहम्मद अशरफ को गिरफ्तार कर लिया। इस आतंकी को भारत में भीड़भाड़ वाले इलाके में लोग लोन वल्फ अटैक करने के लिए लाया गया था। दिल्ली पुलिस का कहना है कि आतंकी अशरफ को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने एक टास्क देकर के भेजा था, एक मकसद से भेजा था। जिस तरह के हथियार आतंकी अशरफ के पास से मिले हैं, उससे यही लगता है कि पाकिस्तान दिल्ली में अपने आतंकी अशरफ से लोन वुल्फ अटैक कराना चाहता था। देखिए रिपोर्ट। पुलिस को खुफिया एजेंसियों से ये जानकारी मिली कि पाकिस्तान भारत में एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है और पाकिस्तान के इस नापाक मंसूबों को अंजाम देने की साजिश खुफिया एजेंसी आईएसआई ने की थी। आईएसआई ने
भारत में आतंकवादी वारदातों को अंजाम देने की जिम्मेदारी दिल्ली में अपने एक स्लीपर सेल को सौंपी। लेकिन इससे पहले कि ये स्लीपर सेल अपने मकसद में कामयाब हो पाता, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इसे धर दबोचा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की मुस्तैदी ने त्योहार के समय दिल्ली को एक बड़ी आतंकवादी घटना से बचा लिया। दिल्ली के लक्ष्मीनगर के रमेश पार्क से पुलिस ने एक पाकिस्तानी आतंकवादी को गिरफ्तार किया है, जो दिल्ली में एक बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम देने की फिराक में था, क्योंकि इसके पास से दिल्ली पुलिस को बड़ी मात्रा में हथियार मिले हैं। ये पाकिस्तानी नेशनल पिछले एक डिकेड से ऊपर से इंडिया में रह रहा था और इंडियन आइडेंटिटी एक्वायर की हुई थी। इसके इंस्टेंस पे AK-47 मैगजीन्स, पिस्टल्स 2 और कार्ट्रिजेस और एक ग्रेनेड रिकवर किया गया है। इससे इनिशियल जो पूछताछ है उससे पता चला है कि ये पिछले कई सालों से इंडिया में रह रहा था और सबवर्सिव एक्टिविटीज़ के लिए एक स्लीपर सेल की तरह काम कर रहा था। इसने इनिशियल पूछताछ में ये भी बताया है कि पास्ट में भी ये जम्मू कश्मीर और रेस्ट ऑफ इंडिया में कई टेरर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहा है। इस पाकिस्तानी आतंकी का नाम है मोहम्मद अशरफ। इसके पास से एक AK-47 राइफल, 2 आधुनिक पिस्टल, एक हैंड ग्रेनेड, AK-47 के 60 कारतूस, पिस्टल के 50 कारतूस, फर्जी ID कार्ड, फर्जी भारतीय पासपोर्ट और 2 मोबाइल फोन स्पेशल सेल को मिले हैं। आतंकी मोहम्मद अशरफ करीब 15 साल से भारत में रह रहा था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर यह स्लीपर सेल की तरह काम कर रहा था। आतंकी अशरफ को ISI ने ही ट्रेनिंग दी थी, हथियार भी ISI नहीं दिए थे। पाकिस्तान में आतंकी अशरफ को नासिर नाम का व्यक्ति आदेश देता था। इसका इरादा जो उसको टास्किंग की गई थी वो की गई थी कि ये एक कोई टेरर एक्टिविटी इसको कैरी आउट करनी थी। जगह नहीं बताई गई थी, पर ये हथियार वगैरह जो हैं ये उसी टेररिस्ट एक्टिविटी को ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए पहुंचवाए गए थे। इसकी हैंडलिंग पाकिस्तान ISI कर रही थी और ये पाकिस्तान ISI ने इसको ट्रेन करके, जैसे मैंने कहा कि एक डिकेड पहले जब इंडिया आया था तो इसको बांग्लादेश के रास्ते से सिलीगुड़ी बॉर्डर से इंडिया भेजा गया था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने आतंकी अशरफ को बांग्लादेश के सिलीगुड़ी के रास्ते भेजा था। अशरफ को एक बड़ी आतंकी गतिविधि के लिए भारत भेजा गया था। आतंकी को हथियार ISI ने मुहैया कराए। हालांकि आतंकी वारदात की अब तक उसे जगह नहीं बताई गई थी। आतंकी अशरफ के पास से पासपोर्ट भी मिला है। इसी पासपोर्ट के जरिए आतंकी अशरफ ने विदेश यात्राएं भी की। यह आतंकी एक बार सऊदी अरब और एक बार थाईलैंड जा चुका है। अहमद नूरी के नाम से इसने एक ID बनवा ली थी। पासपोर्ट भी इसने एक्वायर कर लिया था। फॉरेन भी गया है ये 2 बार उस पासपोर्ट पे। कहाँ का गया? 2 कंट्रीज में गया है, सऊदी और थाईलैंड गया है जैसा पता चला है। बाकी डेट्स वगैरह हम वेरीफाई करा रहे हैं। यूजिंग द इंडियन पासपोर्ट विच ही हैड एक्वायर्ड। और यहाँ पर इसने एक पास में शादी भी की थी कुछ महीने के लिए फॉर द सेक ऑफ एक्वायरिंग डॉक्यूमेंट्स। और एक पर्टिकुलर जगह जाके बिहार में इसने फेक ID भी एक्वायर कर ली थी अपनी इंडियन होने की। आतंकी अशरफ अपनी पहचान बदलने के लिए बिहार गया। उसने बिहार से नए कागजात बनवाए। आतंकी मोहम्मद अशरफ भारत में नकली पहचान अली मोहम्मद नूर के रूप में रह रहा था। नकली अशरफ के पिता का नाम नूर मोहम्मद भी नकली था। अशरफ का दिल्ली का पता भी नकली था, जबकि इसका असली नाम मोहम्मद अशरफ उर्फ अली है। पिता का नाम उमरुद्दीन, गांव कोटली सिंधवा, जिला नरोवल पाकिस्तान के पंजाब में। दिल्ली के लक्ष्मीनगर में अपनी पहचान छिपा कर रखने के लिए खुद को इसने पीर मौलाना घोषित कर दिया था और झाड़ फूंक करता था। भारत में यह बहुत ही शातिर तरीके से काम कर रहा था। इस तरह की टेरर एक्टिविटीज इनके हैंडलर ऑर्गेनाइज करते हैं तो नीड टू नो बेसिस पे चलाते हैं सो दैट ये पकड़े ना जाए। तो इसको एक पर्टिकुलर आदमी ने पाकिस्तान से टास्किंग की थी जिसका कोड नेम नासिर था और जी, और उस टास्किंग के बेसिस पे इसको बताया गया था कि आपको वेपन कहाँ से मिलेंगे। वेपन वहाँ जहाँ से इसको मिले हैं या जहाँ से इसको दिए गए थे वो सिर्फ इसको वेपन से मतलब था। उन लोगों ने ये नहीं बताया कि वेपन आपको कौन देके जाएगा कौन नहीं देके जाएगा। इसी तरह से जब ये पास में मनी वगैरह मंगाता था तो वो भी हवाला के चैनल से उसके पास आती थी। मैंने कहा नीड टू नो बेसिस पे काम करने किया, जो इस तरह के मॉड्यूल में होता वो इसमें भी था। आतंकवादी अशरफ से फिलहाल स्पेशल सेल पूछताछ कर रही है।
अब तक की शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि नीट टू नो की रणनीति पर काम कर रहे थे ताकि पकड़े न जा सके। आतंकी अशरफ अपने पाकिस्तानी हैंडलर नसीर के इशारों पर काम कर रहा था। हवाला के जरिए आतंकी अशरफ तक आईएसआई पैसे पहुंचा रही थी। शुरुआती तफ्तीश में दिल्ली पुलिस का मानना है कि ये आतंकी त्योहारों के सीजन में आईएसआई के इशारे पर दिल्ली में एक बड़ा हमला करने की सोच रहा था। लेकिन अब यह पता करना है कि यह आतंकी अशरफ किस तरह से भारत में लोगों की मदद ले रहा था, कौन कौन वो लोग हैं जो इसकी मदद कर रहे थे, कैसे वो बांग्लादेश के रास्ते से भारत में घुसा और उसको मददगार मिलते गए। वरुण भसीन, टाइम्स नाउ नव भारत, दिल्ली। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में आतंकी के पकड़े जाने के बाद से देखिए पूरी दिल्ली में पुलिस एक्शन मोड में है और इसी के चलते दिल्ली पुलिस ने दक्षिण पश्चिम जिले में ऑपरेशन सतर्क भी शुरू कर दिया है, जिसके तहत बीती रात पुलिस ने सरोजनी नगर मार्केट में ऑपरेशन भी चलाया इसी के तहत, और पुलिस के जवानों ने फ्लैग मार्च भी किया है। इस ऑपरेशन का उद्देश्य भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मॉल और बड़े बाजार में किसी भी आपराधिक गतिविधि को रोकना है। दरअसल त्योहारी सीजन में आतंकी गतिविधि बढ़ने की आशंका होती है और इसी के चलते पुलिस अलर्ट मोड पर है। इसका हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि फेस्टिवल सीज़न के टाइम में देखा जाता है कि जितने भी अनऑथराइज क्लस्टर्स हैं जो कि झोपड़ी वाले कॉलोनीज़ हैं, वहाँ पे बहुत इजीली एंटी सोशल एलिमेंट और जो ये टेररिस्ट जो एक्टिविटीज़ करने वाले लोग होते हैं, बहुत इजीली बिना अपनी वेरिफिकेशन कराए अच्छे किराए देकर जल्दी से कमरा ले लेते हैं। तो इसमें सतर्क में हमारा जो एम रहा है वो रहा है कि ना सिर्फ कि पुलिस सतर्क रहे, पब्लिक भी सतर्क रहे। तो देखिए जवानों ने सरोजनी मार्केट में यहाँ पर फ्लैग मार्च भी किया है, आप तस्वीर देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ अक्सर यहाँ पर रहती है और भीड़ भाड़ वाले इलाके में कोई इसी तरीके की घटना ना घटे, आतंकी घटना ना घटे, इसको लेकर के सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं। और ये तस्वीरें देखिए, जवानों ने सरोजनी मार्केट में फ्लैग मार्च निकाला है, भारी तादाद में यहाँ पर सुरक्षा बल की तैनाती हुई।